जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा पॉलिटी का चैप्टर नंबर 10 रहेगा वो है पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, तो हमें इसको 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम पार्ट 1 को कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो पार्लियामेंट होती है उसे हम सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया मानते हैं और ये बेस्ड है वेस्टमिंस्टर मॉडल पर। ठीक है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। एस्टैब्लिश करी गई थी ये बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में। ठीक है, तो याद रखना ये इंश्योर करती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, लोकसभा के माध्यम से, और स्टेट्स राज्यसभा। हमारे इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट में, जैसा कि क्राउन होता है पार्लियामेंट में ब्रिटेन में। पहली जो सिटिंग थी लोकसभा और राज्यसभा की वो 13 मई 1952 को हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट बाईकैमरल होती है। ठीक है, एक तो राज्यसभा होगी और दूसरी लोकसभा। राज्यसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर भी बोलते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लेना, सेकंड चैम्बर, ठीक है, प्लस हाउस ऑफ एल्डर्स राज्यसभा को। ठीक है, तो जो लोकसभा होती है उसे हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। ये फर्स्ट चैम्बर होता है। ठीक है, और जो ये क्या होता है, एक तरह से लोअर हाउस होता है जो सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। जो अपर हाउस होता है वो स्टेट्स और यूटीज को रिप्रेजेंट करता है। 1954 में हिंदी नेम्स यूज किए गए थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अडॉप्ट किए गए थे। बाकी ये जो पार्लियामेंट है, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 और पार्ट 5 में आती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिकल 79। एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि जो बाईकैमरल पार्लियामेंट है वो किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 79। बाईकैमरल पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक तो प्रेसिडेंट आएंगे, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, तीनों कंपोनेंट आते हैं। आर्टिकल 80 की बात करें तो कंपोजिशन बता रखी है राज्यसभा की। ठीक है, मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं। 238 जो होते हैं तो उनमें से 2 तो यूटी से आते हैं। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी से। और जो बाकी के होते हैं, ठीक है, मेंबर्स, यहाँ पे 2 यूटीज की बात की गई है, ना कि 2 मेंबर्स की। ठीक है, बाकी स्टेट से आते हैं और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। और जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस से। ये जो 4 एक तरह से फील्ड होते हैं, वहाँ से जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। और जो 4th शेड्यूल है हमारा, ठीक है, वो एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स के बारे में बताता है, जो स्टेट्स और यूटीज के लिए की जाती हैं। अभी यहाँ पे जैसे 2 यूटीज को इंक्लूड क्यों किया गया है, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी को। बाकी यूटीज क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जो उनकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी की अगर मैं प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करूं तो 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 233 को इलेक्ट किया जाता है और 12 नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, देखो मैक्सिमम मैंने आपको 250 बताई थी, बट प्रेजेंट जो होती है वो 245 है। 229 सीट्स होती हैं वो स्टेट से आती हैं। 4 सीट ये आती हैं, ठीक है, यूटी से, दिल्ली और पुडुचेरी से। 12 आपको पता है नॉमिनेटेड होती हैं। और यहाँ पर जो इलेक्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में हम आगे कवर करेंगे। आर्टिकल 81 में बता रखा है कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा के बारे में। तो यहाँ पर 552 मेंबर्स होते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। 530 आते हैं स्टेट से, 20 आते हैं यूटी से, ठीक है, और 2 एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, जो कि नॉमिनेट किए जाते थे, बट इसको 2020 में अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी 550 रह गए हैं। तो करंट लोकसभा स्ट्रेंथ की बात करें तो 543 मेंबर्स को ही आगे चूज़ किया जाता है। 530 तो आते हैं स्टेट से, 13 आते हैं यूटी से। ठीक है, नॉमिनेटेड जो एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट किए जाते थे, ठीक है, वो 2020 में अबॉलिश कर दिए गए हैं। मतलब हमारे पास अभी कोई एंग्लो इंडियन के लिए सीट नहीं होती है, ठीक है, लोकसभा में। तो आर्टिकल 331 के तहत क्या था, जो नॉमिनेशन है वो रिमूव कर दिया गया है 104th अमेंडमेंट के तहत। अगर हम यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल ऑफ इंडिया। वोटिंग मेथड की बात करें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। मतलब जो हर एक मेंबर है वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमने बात की थी
राज्यसभा के बारे में, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था। और यहाँ पर अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है आर्टिकल 82। यहाँ पर बता रखा है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। जब जनगणना की जाती है तो हर एक नेशनल सेंसस के बाद जो पार्लियामेंट होती है उन्हें लॉ बनाना पड़ता है ताकि वो रीएडजस्ट कर सकें। किससे? टोटल नंबर जो लोकसभा की सीट्स होती हैं, ठीक है, बाकी डिवीज़न करनी हर एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रूप में। क्या होता है कि जब सेंसस करते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कई बार कम हो जाती है, तो उसी हिसाब से जो लोकसभा की सीट्स होती हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो ये फ्रीज लगा दिया गया था रीएडजस्टमेंट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 42nd अमेंडमेंट की गई 1976 में, फ्रोज कर दी गई रीएडजस्टमेंट, वही लोकसभा सीट्स वाली, ठीक है, जो कि बेस्ड थी ऑन द सेंसस अंटिल 2001 तक, ठीक है। फिर 84th अमेंडमेंट की जाती है 2001 में, जो 1976 वाली थी वो 2001 तक फ्रोज की गई थी, 2001 से 2026 तक, ठीक है, अभी तक एक्सटेंड इन लोगों ने कर दिया था जो फ्रीज लगा रखा था। पर इन्होंने क्या किया कि इंटरनल जो एडजस्टमेंट होती है उससे अलाउ कर दिया गया, ठीक है, पर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हैं आप सीट्स को, ठीक है, एडजस्टमेंट कर सकते हो इंटरनली। फिर 87th अमेंडमेंट आती है 2003 में, तो वो भी 2001 का सेंसस ही यूज़ करते हैं इंटरनल एडजस्टमेंट के लिए। अभी हमारे पास आता है इलेक्शन मेथड। पहला आता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जहाँ पर क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होंगी वो जीत जाएंगे, ठीक है। तो अगर उनके पास एक वोट भी ज़्यादा होती है ना दूसरों से, मान लीजिए जैसे कि आपके पास 50 है और मेरे पास 51 है, तो मैं जीत जाऊंगी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, मतलब किस कंट्री में देखोगे तो इंडिया में हमारे यहाँ मोस्टली इलेक्शंस में यूज़ करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी। एग्जाम्पल बता रखी है, जैसे कैंडिडेट ए है उसके पास 39% वोट है, दूसरे के पास 32 और तीसरे के पास 29। तो जो कैंडिडेट ए होगा वो जीत जाएगा, चाहे उसके पास 50% वोट हो या फिर ना हो, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो इलेक्शन मेथड है वो यूज़ किया जाता है लोकसभा के इलेक्शन में और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, सीट्स को एलोकेट किया जाता है, ठीक है, टू द पार्टीज इन प्रपोर्शन टू द वोट्स दे रिसीव। जितनी वो वोट्स का प्रपोर्शन रिसीव करते हैं उस हिसाब से उन्हें सीट्स को एलोकेट किया जाता है, ठीक है। डिज़ाइन करी गई है टू एंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी टाइप्स की बात करें तो पहली आती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दूसरी आती है लिस्ट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात करें तो इंडिया में यूज़ करते हैं, लिस्ट सिस्टम की बात करें तो इजराइल जैसी कंट्रीज़ में, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि राज्यसभा की इलेक्शंस होती हैं तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली होती हैं ना, ठीक है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट हो गया इंडिया का, वहाँ की इलेक्शन ये भी इनडायरेक्टली होती हैं, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होती हैं। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो गई, पर ये लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के लिए यूज़ नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 83। ड्यूरेशन बता रखी है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, लोकसभा की ड्यूरेशन क्या होगी और राज्यसभा की। यहाँ पे क्लॉज बता रखा है, ठीक है, आर्टिकल 83 क्लॉज 1 में राज्यसभा के बारे में बता रखा है। राज्यसभा जो होती है ना वो परमानेंट हाउस होता है, ठीक है, परमानेंट है कि आप इसको डिसॉल्व कर ही नहीं सकते। इसकी रिटायरमेंट की बात करें तो जो 1/3 मेंबर्स होते हैं तो वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। हर एक जो मेंबर होता है उसके पास 6 ईयर टर्म होता है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो वैकेंसीज उनके पास खाली रहेंगी उनको रिमेनिंग टर्म के लिए ही फिल किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर वैकेंसी थोड़े टाइम के लिए खाली थी, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, या फिर किसी ने रिज़ाइन कर दिया, तो वहाँ पर आप उसको 6 ईयर का टर्म प्रोवाइड करोगे, नहीं, जो रिमेनिंग पीरियड होगा उसके लिए ही आप उस वैकेंसीज को फिल करोगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 83 क्लॉज 2। इसी के क्लॉज 2 में लिखा है लोकसभा के बारे में, ठीक है, जो कि हाउस ऑफ द पीपल होता है। इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होता है, ठीक है। इसको अर्ली डिसॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो, ये परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा, ये इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। एडवाइस पीएम की होगी तभी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास एमरजेंसी एक्सटेंशन। अगर कोई नेशनल एमरजेंसी लगी है तो जो लोकसभा है, ठीक है, उसका जो टर्म है, ठीक है, जैसे 5 ईयर तो होता ही है,
तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल के लिए पर एट ए टाइम, उस टाइम पे, बट नॉट बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर द एमरजेंसी। पर जब एमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, मान लीजिए नेशनल एमरजेंसी लगी थी, वो ख़त्म हो चुकी है, पर ठीक है उसके आप 6 महीने तक एक तरह से एक्सटेंड कर सकते हो, पर उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 84। यहाँ पर बता रखा है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। एक तो वो सिटीज़न हो इंडिया का, बाकी 25 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए लोकसभा मेंबरशिप के लिए, 30 ईयर्स होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वो किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं करते होने चाहिए जहाँ से उन्हें प्रॉफिट आता हो। बाकी उनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो इसे भी कंसीडर किया जाता है, इसमें भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जिन्हें मेंशन कर रखा है। बाकी हमारे पास इस एक्ट के अंडर कौन कौन से आते हैं, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, मतलब क्या एक तरह से उनको बैंकक्रप्ट नहीं घोषित किया जाना चाहिए, ठीक है। अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए जिसको कोर्ट डिक्लेयर अगर कर दे, ठीक है। मस्ट नॉट बी कन्विक्टेड फॉर सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंस, उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए किसी क्रिमिनल ऑफेंस का। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 85। यहाँ पर है पावर्स टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए। समनिंग की बात करें तो समन करना होता है कॉल करना, मतलब बुलाना, ठीक है, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट को टाइम से टाइम तक, ठीक है। और जब कोई मीटिंग की जाती है, समनिंग की जाती है पार्लियामेंट की, तो गैप नहीं होना चाहिए मोर देन 6 मंथ्स कम, ठीक है, 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बीच में, ठीक है, मोर देन 6 मंथ्स। और ये इंश्योर करती है कि जो पार्लियामेंट है वो एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर मिलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास प्रोरोगेशन। इसका मतलब होता है ऑफिशियली एंड करना किसी सेशन को पार्लियामेंट की, और ये प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्रोरोगेशन किसकी एडवाइस पे, पीएम हो या फिर कैबिनेट की एडवाइस पे। जो बिल होते हैं वो लैप्स नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, ड्यू टू प्रोरोगेशन। पर जो नोटिस होते हैं वो पेंडिंग पड़े होते हैं हाउस में, वो लैप्स कर जाते हैं। तो प्रोरोगेशन मतलब ऑफिशियली किसी सेशन को एंड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड था डिसोल्यूशन, ठीक है, ये लोकसभा को अप्लाई होता है, राज्यसभा क्योंकि परमानेंट होती है। तो डिसोल्यूशन की मतलब भंग करने की 2 तरह की टाइप्स होती हैं। ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देना जब 5 ईयर का टेन्योर ख़त्म हो जाता है लोकसभा का। दूसरा आता है डिसोल्यूशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, पर एडवाइस किसकी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पीछे कौन होता है, पीएम, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि अगर एक बार डिसॉल्व हो जाती है तो इसको हम इरिवर्सिबल नहीं कर सकते। डिसोल्यूशन हो गई तो जो पेंडिंग बिजनेस होंगे वो लैप्स कर जाएंगे, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, बिल हो गए, मोशन, रेजोल्यूशन हो, पिटीशंस हो या फिर कमेटी बिजनेस हो, ठीक है, तो ये सभी लैप्स कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है कोरम। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट बिजनेस, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस, ठीक है, जिसमें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी इंक्लूड होता है, तो उनका 1/10 होते हैं। तो एक्चुअल नंबर्स की बात करें तो लोकसभा 55 मेंबर्स होते हैं, 1/10 हो गया 550 का। याद है इससे पहले 552 होते थे, बट हमारे पास एंग्लो इंडियन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको अबॉलिश कर दिया गया था 2020 में। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, उनका 1/10 हुआ 25 मेंबर्स, मतलब एटलीस्ट वहाँ पे किसी आगे काम को बढ़ाने के लिए, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए एटलीस्ट जो मेंबर हैं वो होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। लेम डक सेशन, ये लास्ट सेशन होता है किसी भी आउटगोइंग लोकसभा का जब इलेक्शंस को अनाउंस किया जाता है। जो एमपीज होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो दोबारा री इलेक्ट नहीं होते उन्हें लेम डक बोला जाता है। अभी बात करें लैंग्वेज इन पार्लियामेंट की तो हिंदी और इंग्लिश होती हैं, ठीक है। मदर टंग की एक्सेप्शन होती हैं, कोई भी मेंबर है वो पूरे हाउस को, ठीक है, ईदर हाउस, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा, दोनों को एड्रेस करना चाहता है अपनी मदर टंग में, तो उसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, ठीक है, तो वो किसी और लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1963 में, जिन्होंने अलाउ किया कॉन्टिन्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पार्लियामेंट्री वर्क इवन आफ्टर 1965, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो इन्होंने ये कहा था कि 15 ईयर की डेडलाइन होगी
मतलब 1950 से 1965 तक क्या है, हम इंग्लिश को यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इंग्लिश को रिमूव कर देंगे। पर ऐसा हो ही नहीं पाया क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें थी, जो हमारा प्रॉपर एक तरह से सारा काम था वो इंग्लिश में ही होना स्टार्ट हो गया था, तो इसको बाद में रिमूव किया ही नहीं गया। ठीक है, तो एक्ट पास किया गया था कि जो इंग्लिश होगी आगे भी कंटिन्यू की जाएगी। अभी पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। पहली आती है एडजर्नमेंट। तो ये टेम्परली सस्पेंड करना होता है सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, किसी फिक्स आवर के लिए, मान लीजिए 2-3 घंटे की बात हो रही है, डेज़ के लिए 1-2 दिन की बात हो रही है, और टू वो फिक्स्ड डेट और टाइम। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे सिर्फ एक वर्ड से, टेम्पररी एडजर्नमेंट। कौन ऑर्डर करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। ठीक है, स्पीकर लोकसभा का, या चेयरमैन होगा राज्यसभा का। दूसरा हमारे पास वर्ड है एडजर्नमेंट साइंड बाय विदाउट फिक्सिंग अ डे फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, सस्पेंड कर दिया आपने सिटिंग किसी भी हाउस की, पर आपने टाइम नहीं बताया कि अगली जो मीटिंग होगी वो कब होगी। तो कौन ऑर्डर करता है यहाँ पे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो एडजर्न कर सकता है हाउस को कोई भी बिना डेट दिए। ठीक है, नेक्स्ट सिटिंग की। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइंड बाय। एडजर्नमेंट का मैंने बताया था कि टेम्पररी ब्रेक आपने लिखना है। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड याद करना है कि टेम्पररी। दूसरा आता है हमारे पास एडजर्नमेंट साइंड बाय। यहाँ पर ब्रेक ली जाती है विदाउट डिसाइडिंग नेक्स्ट मीटिंग डेट। मतलब यहाँ पे आपको बताया नहीं जाता प्रॉपर कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो कब होगी। तो ये जो होता है एडजर्नमेंट शॉर्ट ड्यूरेशन, ये कुड बी लॉन्ग। कुछ टाइप्स ऑफ सेशन होते हैं हमारे पास पूरे ईयर में। एक बजट सेशन होता है, ये तो हमें पता है, फरवरी अप्रैल में होता है। ठीक है, मेनली याद रखना है। मॉनसून की बात करोगे तो हम जुलाई अगस्त की बात करेंगे। विंटर सेशन की बात करेंगे तो नवंबर और दिसंबर में करेंगे। ठीक है, तो हो गया याद। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई थी 1978 में, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वहाँ से वर्ड रिमूव किया गया था 2 सेशन एवरी ईयर, तो उसकी जगह चेंज करके लिख दिया गया था ओनली द 6 मंथ रूल। मैंने बताया था ना कि 6 मंथ का कोई गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन होने में, तो वो बात कर रखी है यहाँ पे। आर्टिकल 86 की बात करें तो यहाँ पर होता है राइट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का राइट होता है टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द पार्लियामेंट। अपनी जो पूरी पार्लियामेंट है उसको एड्रेस करना। ठीक है, आगे मैसेजेस भेजना पार्लियामेंट में। ठीक है, राइट टू एड्रेस ईदर हाउस, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। ठीक है, सेंड मैसेजेस टू ईदर हाउस। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। मतलब कब किया जाता है स्पेशली एड्रेस किया जाता है पार्लियामेंट को, जब पहला सेशन हो हर एक साल का, या फिर पहला सेशन हो आफ्टर ईच लोकसभा इलेक्शन के बाद। ठीक है, हर लोकसभा इलेक्शन के बाद, या फिर जॉइंट सीटिंग हो लोकसभा की राज्यसभा की आर्टिकल 108 के तहत। तो इस एड्रेस में होता क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी, आगे प्रोग्राम क्या करेंगे, ईयरली एजेंडा क्या रहेगा, वो सारा डिस्कस किया जाता है। एक मोशन ऑफ थैंक्स होता है इसी में, आर्टिकल 87 में। ठीक है, अगर आपको आ जाए ना क्वेश्चन की मोशन ऑफ थैंक्स किस आर्टिकल से रिलेट करता है, तो आर्टिकल 87 है। तो ये क्या होता है, एक तरह से फॉर्मल मोशन होता है, पार्लियामेंट में डाला जाता है प्रेसिडेंट को थैंक्स करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एड्रेस किया होता है बोथ हाउसेस को जब पहला सेशन होता है हर साल। ठीक है, जब इलेक्शंस होती हैं तो उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट बोथ हाउसेस को एड्रेस करते हैं, तो मोशन ऑफ थैंक्स उनको एक तरह से फॉर्मल मोशन डालते हैं पार्लियामेंट में टू थैंक द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जब ये एड्रेस किया जाता है तो जो दोनों हाउसेस होते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं मोशन ऑफ थैंक्स को, इसको डिबेट किया जा सकता है, आगे अमेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 88 की बात करूँ तो राइट्स होते हैं मिनिस्टर्स की और अटर्नी जनरल के पार्लियामेंट में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मैंने जो बता रखे हैं ना यहाँ पे आर्टिकल, एक तो ये 86 है राइट ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। 88 क्या कह रहा है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटर्नी जनरल इन पार्लियामेंट। अटर्नी जनरल और जो बाकी मिनिस्टर होते हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, तो किसी भी हाउस को अटेंड कर सकते हैं, स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशंस, दोनों हाउसेस। ठीक है, पर ये वोट नहीं कर सकते। और ये जो इनके राइट्स हैं वो अप्लाई होते हैं लोकसभा, राज्यसभा या फिर कोई भी कमेटी होती है पार्लियामेंट की वहाँ पे। आर्टिकल 89 की बात करें तो यहाँ पे है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में लिखा है कि जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का
वो वाइस प्रेसिडेंट भी तो होता है इंडिया का। और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि जैसे स्कूल का प्रिंसिपल नहीं होता, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो स्कूल की कमेटी होगी तो वहाँ का भी तो मेंबर होगा, तो उसको हम एक्स ऑफिशियो मेंबर बोलेंगे, ठीक है, स्कूल की कमेटी का। ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट, जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का ऑटोमेटिकली। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात करें तो इसको इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक इंसान को डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया जाता है, और ये एक्ट करता है एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वो एब्सेंट होता है। आर्टिकल 90 की बात करूं तो यहाँ पे है वोकेशन, मतलब कोई वैकेंसी खाली है, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन की उसकी बात हो रही है। रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो जो ऑफिस है वो वैकेंट हो सकता है अगर डेप्यूटी चेयरमैन उनको सीज कर दिया जाए, रोक दिया जाए टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। दूसरा है अगर वो खुद ही रिज़ाइन कर दें, कैन रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तीसरा है कि उन्हें रिमूव कर दिया जाए, एक रेजोल्यूशन पास किया बाय मेजोरिटी ऑफ द ऑल मेंबर, राज्यसभा में ही डाला जाता है वो, ठीक है, तो वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 91, पावर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन की पावर क्या होती है? अगर चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है या फिर उनकी जो सीट है वो वेकेंट है, तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा वो ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन परफॉर्म करेगा। पर अगर दोनों एब्सेंट होते हैं तो किसी भी एक मेंबर को अपॉइंट करता है राज्यसभा कि वो आप आज प्रिसाइड करोगे। अगर हम आर्टिकल 92 की बात करें तो यहाँ पे है चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड, कब उनको वहाँ पे प्रिसाइड नहीं करना है। चेयरमैन है वो प्रिसाइड नहीं कर सकता ओवर द मीटिंग ड्यूरिंग हिज रिमूवल। चेयरमैन के क्या है, अगेंस्ट क्या है, रिमूवल का मोशन डाला गया है, तो वो प्रिसाइड नहीं करेगा मीटिंग को। और जो डेप्यूटी चेयरमैन है, ठीक है, वो भी प्रिसाइड नहीं कर सकता जब उनका रिमूवल चल रहा हो। डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग में, पर कास्टिंग वोट उनके पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा था आर्टिकल 79 से लेके 92 आर्टिकल तक, ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट का पार्ट 1 था। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा तो वहाँ पर हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।